बेटा हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ा था बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने बताई थी बेटा? सटन एंड बॉवेरी ने। हमने बात की थी कि सटन एंड बॉवेरी जो है उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताया, क्योंकि एक्चुअली क्या था बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये बताया गया था, सटन और बॉवेरी जो थे उन्होंने बताई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था एक्चुअली वो जीन्स हैं, और जो जीन्स में क्वालिटी होती है वही क्वालिटी क्रोमोसोम्स में है। उन्होंने कहा जीन्स के पास भी दो एलील्स होते हैं, यानी कि जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं, है ना, और उन पेयर में से एक गैमेट के अंदर जाता है, दूसरा दूसरे गैमेट के अंदर जाता है। उन्होंने कहा क्रोमोसोम में भी ऐसे ही होता है, तो क्रोमोसोम भी पेयर्स में होते हैं, और क्रोमोसोम का पेयर जो है उस पेयर में से एक क्रोमोसोम एक गैमेट के अंदर पहुंचेगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट के अंदर पहुंचेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें ये देखना है, उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से आपने देखा कि मियोसिस डिवीज़न में मेटाफेज फर्स्ट के बाद जब एनाफेज फर्स्ट आती है तो क्रोमोसोम्स पूरे सेपरेट होते हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास बेटा दो क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स होते हैं ना। हमने कहा था ना पहले क्रोमोसोम जो होता है ऐसा होता है, ठीक है, इसके पास मान लेते हैं कि ये कैपिटल टी है, ठीक है, ये क्या है इसके पास कैपिटल टी। जब ये अपना क्रोमेटिड बनाता है, क्योंकि डीएनए का एप्लीकेशन है तो ये क्रोमेटिड बनाया है, ये कैपिटल टी, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने कहा कि ये इस तरीके से इस पर एक जीन्स प्रेजेंट है। अब ये जब अलग अलग होंगे ना फेज में, तो ये पहले तो पूरा क्रोमोसोम एक में जाएगा ना फेज फर्स्ट में। फेज फर्स्ट में क्या होता है, पूरे क्रोमोसोम, जैसे कि ये पेयर है, हमने कहा ये क्रोमोसोम का पेयर है, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी है सपोज, है ना, हमने कहा ये है। तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, ये एक होमोलोगस पेयर है, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, किसमें? एनाफेज फर्स्ट में। लेकिन एनाफेज सेकंड में क्या होगा, ये बीच में से टूटेगा तो इसके दो पार्ट हो गए, ये इसके भी दो पार्ट हो गए, ये एक गैमेट के अंदर जाएगा, ये दूसरे गैमेट के अंदर जाएगा, सेम ऐसे ये एक गैमेट के अंदर, ये दूसरा गैमेट के अंदर। क्यों? क्योंकि एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर बीच में से टूट जाता है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझना है कि एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है बेटा, जिसमें कि गैमेट का फॉर्मेशन बताया हुआ है। सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका क्रोमोसोमल थ्योरी का, देख लीजिए बेटा। देखो ये पेज नंबर 80 पर ये दी हुई है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आपको मैंने इसके बारे में लिखवाया भी था। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865 बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकग्नाइज्ड टिल 1900। ये आपको मैंने पूर्व बताया था कि सन 1900 तक उनका काम किसी ने पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना, ये सब आपको मैंने बात बताई थी। हम लोग इसको पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट को समझना है, इसको समझना है कि ये क्या बताया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये किस चीज़ के बारे में है, ये क्या दिया हुआ है, कौन सा प्रोसेस। देखिए लिखा हुआ है मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन। जर्म सेल किसको बोलते हैं? गैमीट। जर्म सेल किसको बोलते हैं बेटा? गैमीट को। तो मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विद 4 क्रोमोसोम। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि मियोसिस डिवीज़न में किस तरीके से गैमीट बनते हैं। मियोसिस डिवीज़न में किस तरीके से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, G1। क्या लिखा है ये? G1 स्टेज। आपको पता है G1 स्टेज जो होती है वो G1 स्टेज कौन सी होती है? आपको मालूम है ना, इंटरफेज में। आपको पता है बेटा इंटरफेज स्टेज जो होती है, इंटरफेज में जो G1 स्टेज होती है वो G1 स्टेज, S स्टेज और G2 स्टेज। ध्यान आपको इंटरफेस बताई थी आपको। इस डायग्राम के अंदर मियोसिस बता रहे हैं,
इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है? इस डायग्राम में मियोसिस को बताया जा रहा है। मियोसिस डिवीजन में डिवीजन शुरू होने से पहले क्या होती है? इंटरफेज होती है। इंटरफेज में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं? इंटरफेज में आती है G1, फिर S और फिर G2। G1 फेज में आपको मालूम है कि सेल की ग्रोथ होती है। S में DNA का एप्लीकेशन होता है, DNA बनता है। G2 में सेल प्रिपेयर हो जाती है, तैयार हो जाती है डिवीज़न करने के लिए। यानी कि यहाँ पर आते आते DNA डबल हो चुका है, यहाँ पर आते आते DNA का डुप्लीकेशन हो चुका है। तो वही स्टेज दिखा रहे हैं बेटा यहाँ पर। देखिए ये दिखाई है G1 स्टेज। इसमें इसमें क्या दिखाए हैं? 4 क्रोमोसोम दिखाए हैं। 2 क्रोमोसोम बड़े दिखाए हैं, 2 क्रोमोसोम छोटे दिखाए हैं। ठीक है, G1 स्टेज है। इसमें 2 क्रोमोसोम, एक येलो कलर का है, एक ऑरेंज कलर का है। एक येलो कलर का है, एक ऑरेंज कलर का है। तो येलो कलर का जो है उसके साथ एक छोटा वाला क्रोमोसोम है जो कि ऑरेंज कलर का है, और जो ऑरेंज वाला है उसके साथ ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो 4 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, 2 छोटे और 2 बड़े। 2 छोटे क्रोमोसोम हैं और 2 बड़े क्रोमोसोम हैं। देख लिए आपने? ठीक है, समझ गए। अब ये G1 स्टेज में दिखाया है। तो G1 स्टेज आपको मालूम है, कोई भी सेल जो होती है अभी G1 स्टेज में उसमें कुछ भी नहीं हुआ। G1 स्टेज में सेल में कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेल के ऑर्गेनल्स बड़े होते हैं, तो क्रोमोसोम जैसे हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें ये 4 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक पेयर ये दिखाई दे रहा है छोटे वाले का, एक पेयर बड़े क्रोमोसोम का दिखाई दे रहा है। फिर देखिए ये G2 लिखी हुई है। G2 में आप देख रहे हैं ये येलो वाला जो क्रोमोसोम है, उस येलो वाले क्रोमोसोम ने अपने क्रोमेटिड बनाए, उस येलो वाले क्रोमोसोम ने अपने क्रोमेटिड्स बना लिए। ठीक है, येलो के पास छोटा वाला ऑरेंज वाला है और छोटे वाले ने भी अपने क्रोमेटिड बनाए। सेम ऐसे ही ऑरेंज वाला जो बड़ा वाला क्रोमोसोम उसने क्रोमेटिड बनाए, और ग्रीन वाले ने भी अपने क्रोमेटिड्स को बना लिया है बेटा G2 स्टेज में। ठीक है, फिर दिखा रहे हैं ये मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज। आपको मालूम है मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज में क्या होता है? देखिए ऊपर की तरफ ये येलो वाले, ये जो ऊपर जा रहे हैं ये 2 नीचे। मैं इसको पूरा डायग्राम को जरा इस पर ही बना देती हूँ बेटा, जिससे आपको इससे समझ में आ जाएगा। देखिए ये कैसा बताया हुआ है, इस डायग्राम को समझना है आपको। इसमें ये दिखाया है इस डायग्राम के अंदर, जो पेज नंबर 81 पर फिगर 5.8 पर दिया हुआ है। देखिए इन्होंने कहा है कि एक ये सेल है, इस सेल के पास ये इस तरीके का एक येलो क्रोमोसोम है, बड़ा कैसा है, येलो है ना, और एक ऑरेंज है। ऑरेंज वाले को मैं थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ, है ना, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एक छोटा वाला भी दिखा रखा है। एक छोटा क्रोमोसोम, ये छोटा क्रोमोसोम। ठीक है, ये दिखाया है इन्होंने किसमें? G1 में। एक पेयर क्रोमोसोम ये है और एक पेयर क्रोमोसोम ये है। 2 पेयर है ना, देख रहे हैं आप? ठीक है, ऐसे देख लीजिए। ठीक है, एक पेयर क्रोमोसोम ये, एक पेयर क्रोमोसोम ये है। ठीक है, G1 स्टेज में ये इस तरीके से 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, एक पेयर दूसरा पेयर, 2 पेयर क्रोमोसोम यानी 4 क्रोमोसोम। फिर G2 स्टेज में क्या हुआ? G2 स्टेज में क्या हुआ? G2 स्टेज में इस वाले क्रोमोसोम ने अपने क्रोमेटिड बना लिए। कोई भी क्रोमोसोम अपने क्रोमेटिड कब बनाता है? जैसे कि ये क्रोमोसोम है ना, G1 स्टेज में ये ऐसा दिखाई दे रहा है, और G2 स्टेज में ये ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके पास एक DNA है इसके अंदर, और इसके पास अब एक इसके अंदर और एक इसके अंदर, 2 DNA हो गए या नहीं? तो G2 स्टेज में 2 क्रोमेटिड दिखाई देने लगे। क्यों? क्योंकि G1 और G2 के बीच में भी तो थी S फेज। तो S फेज थी जहाँ पर DNA डुप्लीकेट हो गया, और DNA का डुप्लीकेशन होने के बाद में DNA डबल हो गया। तो इस क्रोमोसोम ने अपने क्रोमेटिड बना दिए, क्योंकि एक क्रोमेटिड में एक DNA, दूसरे क्रोमेटिड में दूसरा DNA। सेम ऐसा ही यहाँ पर हुआ। इस वाले क्रोमोसोम ने अपने क्रोमेटिड बना लिया, जैसे कि देखिए ये इसने भी अपना क्रोमेटिड बना दिया छोटे वाले में।
दो क्रोमेटिड, इसके पास भी दो क्रोमेटिड, क्योंकि आपको मालूम है G1 से जब G2 में आ गई तो बीच में तो S फेज रहेगा, S फेज में DNA डबल हो गया, क्रोमेटिड भी डबल हो गया, ठीक है, ये डुप्लीकेशन हो गया। फिर इन्होंने यहाँ पर दिखाई है बेटा, ये बेटा यहाँ पर दिखाई है मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट। और एनाफेज फर्स्ट में आपको पता है कि क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम्स पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आपने 11th में पढ़ा है क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ जाना शुरू करते हैं। क्रोमेटिड टूटता नहीं है, क्रोमोसोम टूटता नहीं है, क्रोमोसोम टूटता, सेंट्रोमियर टूटता कहाँ पर है, एनाफेज सेकंड में। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम नहीं टूटता है, सेंट्रोमियर नहीं टूटता है एनाफेज फर्स्ट में, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट में अगर 4 क्रोमोसोम है तो 2 क्रोमोसोम इस पोल पर जाएंगे और 2 क्रोमोसोम इस पोल पर जाएंगे, सेम ऐसा ही यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए ये 2 एक पोल पर जाएंगे इधर के पोल पर, और ये 2 इस पोल पर जाएंगे, खींचेंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम देखिए ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला दिखा दिया, सेम ऐसे ही ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला ना, इसको हम ब्लैक दिखा देंगे। तो ये जाएंगे इधर की तरफ और ये जाएंगे इधर की तरफ, ये 2 इधर खींचेंगे और ये 2 इधर खींचेंगे, पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स आपको मालूम है एनाफेज फर्स्ट में ये हो गया बेटा, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट में जब ये इधर चला गया, ये इधर, तो एनाफेज फर्स्ट के बाद टेलोफेज फर्स्ट आ गया, यानी कि ये एक सेल के अंदर ये चला गया और एक सेल के अंदर ये चला गया। तो अगर हम इसको आगे दिखाएंगे तो एक सेल ये बन गई जिसके पास ये दोनों पहुंच चुके हैं, है ना। ये एनसीईआरटी में ये वाला स्टेप नहीं दिखाया, लेकिन आप समझ जाइए बेटा, ये एक सेल इससे बन गई, एक सेल के अंदर ये 2 पहुंच गए, और दूसरी सेल जो बनी मियोसिस फर्स्ट के बाद उसके पास ये दोनों पहुंच गए, देख रहे हैं आप, ये 2 सेल बन गए। फिर एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली ये स्टेप नहीं दिखाया है, इसको डायरेक्टली एनाफेज 2 दिखाई है ना बेटा, समझे बात को। एनाफेज फर्स्ट के बाद जब एनाफेज 2 होगी तो एनाफेज 2 में एक सेल ये एक सेल ये, तो एनाफेज 2 जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह से होती है, सेंट्रोमियर बीच में से टूटेगा। तो आपको मैंने देखा 2 सेल बनी, तो अब इसके पास एनाफेज 2 देखिए, सेल बनेंगे ना, 2 एक में और ये 2 एक में पहुंच गए ना पोल की तरफ पहुंचने के बाद में। तो यहाँ पर इन्होंने मियोसिस सेकंड की एनाफेज सेकंड को दिखाया है। एनाफेज सेकंड में आपको पता है कि एनाफेज सेकंड में तो क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, तो हमने कहा ये 2 इस पर पहुंचे, देखिए हम इसको ऐसे बना के लेते हैं, ये वाला ये 2 इसमें आ गए और ये 2 इसमें आ गए, देख रहे हैं आप, ऐसा हुआ, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा सीधा सीधा बना देती हूँ, इससे आपको इजी हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अभी तक तो पूरे क्रोमोसोम जा रहे थे, लेकिन अब क्रोमेटिड्स जाएंगे, यानी कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। बात तो समझे ना, यानी कि एक साथ अगर जैसे कि एनसीईआरटी में बताया है, ये दोनों एक साइड इधर जाएंगे और ये वाले क्रोमेटिड्स जो ये वाले नीचे वाले क्रोमेटिड्स हैं ये इधर जाएंगे। आप देख रहे हैं सेम ऐसा ही ये 2 क्रोमेटिड्स, इसको हम ब्लैक ही बना दे बेटा, क्योंकि ये ऑरेंज वाला दिखाया गया था। ये 2 एक तरफ जाएंगे और ये 2 क्रोमेटिड्स एक तरफ जाएंगे। आपको समझे? देखो यही तो होता था, ये तो हो रहा था मियोसिस सेकंड में।
फिर सेकंड में क्रोमेटिड्स टूट गया, क्रोमेटिड टूटा तो आगे अब अलग अलग बन जाएंगे, अब 4 सेल बन जाएंगे। देखिए ये वाली सेल ने आगे चल के ये जर्म सेल बना ली, यानी कि एक ये सेल बनी जिसके पास ये पहुंचा, ये वाला क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड ये वाला, देखिए ये इसके पास ये वाला क्रोमोसोम पहुंचा, ठीक है, बात समझे बेटा, इसके पास ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला छोटा वाला, देखिए एक छोटा, और इसके पास जो दूसरी सेल बनी उसके पास नीचे वाले क्रोमेटिड पहुंच गए, देखिए एक बड़ा और एक छोटा पहुंच गया। बात को समझे, सेम ऐसा ही इसके साथ हुआ, इसके पास भी ये वाले और ये वाला इसमें पहुंच गए, एक बड़ा और एक छोटा, और ये दूसरी वाले में भी एक बड़ा और एक छोटा, देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, ये क्या बन गए, गैमीट्स। ये क्या बन गए, गैमीट्स, जिसको कि जर्म सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बन गए गैमीट्स यानी कि जर्म सेल्स। तो देखिए यही सब तो आपने बेटा 11th क्लास में सेल डिवीजन में पढ़ा था, वो यहाँ पर बताया गया है। 4 क्रोमोसोम्स लिए गए थे, G1 स्टेज में 4 क्रोमोसोम थे, यानी कि जब डिप्लॉयड स्टेज थी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो डिप्लॉयड सेल होती है उसके अंदर जितने क्रोमोसोम होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर जब गैमीट बन जाते हैं तो वो क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली हो गए, ये एक गैमीट में पहुंचा, मतलब ये दोनों एक गैमीट के अंदर पहुंच गए, ये दोनों एक गैमीट के अंदर पहुंच गए, देख लीजिए आप लोग, एक 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 एक, आपको समझे ना बेटा। तो इस तरीके से क्रोमेटिड्स का डिवीजन हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर हो गए आधे, 4 थे, हो गए कितने, 2 2 2 2, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं तो गैमीट बन गए। गैमीट के अंदर क्रोमोसोम नंबर हमेशा आधे होते हैं। तो ये बताया गया है इस डायग्राम के अंदर, जैसा हमने वो बनाया है सेम ऐसे ही बेटा यहाँ पर दिखाया गया है। बात समझ में आ रही है आपके। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो ये यहाँ पर मियोसिस डिवीजन को शो किया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जरा दूसरे पेज पर, पेज नंबर 82 पर बेटा, पेज नंबर 82 पर देखिए, ये टेबल दी हुई है, ये एक टेबल दी हुई है। मैंने आपको बताया था, साइंटिस्ट ने बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि जीन्स और क्रोमोसोम्स के बिहेवियर में पैरेललिज्म होती है, यानी कि समानताएं हैं, जीन्स और क्रोमोसोम्स में समानताएं हैं। वो समानताएं क्या हैं ये यहाँ बताया जा रहा है, देखिए। कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, कंपैरिजन बिटवीन क्रोमोसोम बिहेवियर एंड जीन अकर इन, देखिए ए दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ बी दिया हुआ है, लेकिन नहीं लिखा है कि कौन सा जीन है और कौन सा क्रोमोसोम के बारे में बताया। बस क्या लिखा है कॉलम में, ए, और यहाँ लिखा है बी। दोनों में आप देख लीजिए, ये नहीं बताया है कि ये जीन्स के बारे में है या ये क्रोमोसोम के बारे में है या ये क्रोमोसोम के बारे में है। आप देखिए दोनों में करैक्टर सेम है। अकर इन पेयर्स, यानी पेयर्स में होता है, ए में लिखा है, बी में भी लिखा है अकर इन पेयर्स। और आपको मालूम है पेयर्स में तो भाई क्रोमोसोम भी होते हैं, जीन्स भी होते हैं, ठीक है। फिर बी में, ए वाले में दूसरा पॉइंट लिखा है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। ये कह रहे हैं सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सेग्रीगेट यानी सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम भी होते हैं, क्रोमोसोम भी सेपरेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, हो गए ना सेपरेट, देख रहे हैं आप, एक संग थे ये और ये हो गए सेपरेट। तो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जीन्स में पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम भी गैमेट बनते टाइम पर, गैमेट्स बनने के दौरान, क्रोमोसोम्स भी गैमेट्स बनने के दौरान आधे आधे हो जाते हैं गैमेट में जाके। और जो जीन्स होते हैं वो भी आधे आधे, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जीन्स कैपिटल टी अगर है तो कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी एक गैमेट के अंदर पहुंचेगा और दूसरा वाला कैपिटल टी
दूसरे वाले गैमेट के अंदर पहुंच जाएगा। तो दोनों में सेम चीज़ है। बी में भी यही लिखा है, देखिए सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। बिल्कुल सेम पॉइंट लिखे हुए हैं दोनों में। फिर तीसरे में, ये तीसरा पॉइंट कह रहा है ये वाले में, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनदर पेयर। ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये पॉइंट क्या बता रहा है बेटा? ये पॉइंट बता रहा है कि इंडिपेंडेंटली पेयर्स, यानी कि अगर हम लोग दो कैरेक्टर्स लेते हैं, दो कैरेक्टर्स कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर, ये बता रहा है ये। तो इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी कि दो अलग अलग पेयर। इंडिपेंडेंट पेयर का मतलब एक से ज़्यादा पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। यानी कि दो पेयर हैं, एक येलो और एक राउंड, है ना, एक सीड का कलर है और सीड का शेप है। तो सीड का कलर और सीड का शेप दो कैरेक्टर हो गए, वो दोनों पेयर कैरेक्टर के एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ बता रहा है। और यहाँ पर कह रहे हैं वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। यहाँ कह रहे हैं वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। एक पेयर जो है वो सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली दूसरे पेयर से, ठीक है। अब इन्होंने ये क्या कहा, कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, हाउ डिड यू डिसाइड। ये कह रहे हैं बताइए इनमें से कौन सा जीन को बता रहा है, कौन सा क्रोमोसोम को बता रहा है, कौन सा क्रोमोसोम को बता रहा है, कौन सा जीन। यानी ये क्रोमोसोम के बारे में बताया गया है कि ये क्रोमोसोम के बारे में बताया है बेटा। तो समझिए ये ए वाला क्रोमोसोम के बारे में बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट पेयर्स एग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी कि पेयर्स जो होते हैं, क्रोमोसोम के जो पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं। ये कह रहे हैं वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। यानी जीन्स का जो वन पेयर होता है वो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाता है, यानी कि दूसरे वाले पेयर को कोई मतलब नहीं है। ये बता रहा है कि बिल्कुल जीन्स जो हैं अलग अलग हो जाते हैं, टॉल वाला जीन अलग, टॉल वाला ड्वार्फ वाला अलग। तो ये क्रोमोसोम के बारे में बताया गया है और ये बी वाला जीन्स के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कौन सा वाला, इन दोनों में से कौन सा क्रोमोसोम को बता रहा है, कौन सा जीन्स। तो ये क्रोमोसोम को बता रहा है, ये जीन्स को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। जो चीज़ हम समझ चुके हैं वो चीज़ यहाँ बताई जा रही है। ये वाले क्रॉस को भी अभी समझना है जो कि सेम टू सेम इसके जैसा है। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, फिगर 5.9। अब ये इसके बारे में बताया जा रहा है, ये वाला डिस्क्रिप्शन इस क्रॉस के बारे में है बेटा। तो ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी कि ये यहाँ पर देखिए, यानी ये कह रहे हैं कि मेटाफेज स्टेज, मियोसिस फर्स्ट की जो मेटाफेज होती है उसमें क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। इन द लेफ्ट कॉलम possibility 1 orange and green is segregating together, but in the right hand column possibility the orange chromosome is segregating with red chromosome। यहाँ पर क्रोमोसोम बेटा अलग अलग दिखाए गए हैं, है ना। तो ये possibility 1 यानी कि एक तरीके का ये दिखाया गया और एक तरीके का ये दिखाया गया है। देखो ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाया है क्रोमोसोम्स का, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाया है क्रोमोसोम्स का, यानी ये डाइहाइब्रिड क्रॉस दिखाया है। क्या दिखाया है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस दिखा दिया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये मियोसिस फर्स्ट एनाफेज, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज। आपको मालूम है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में पूरे के पूरे क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर का जो एक पेयर होता है, एक पेयर का एक क्रोमोसोम एक पोल पर जाता है और दूसरा वाला क्रोमोसोम दूसरे पेयर पर चला जाता है, ठीक है। तो देखिए ये ऑरेंज कलर का जो क्रोमोसोम है ये पेयर कर रहा है किसके साथ, ग्रीन कलर के साथ पेयरिंग कर रहा है। और येलो वाला जो है ये पेयर कर रहा है किसके साथ, रेड के साथ। देखिए लिखा है 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन,
लॉन्ग ऑरेंज और शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल, यानी कि ये सेम पोल पर जाएंगे। क्या? वन लॉन्ग ऑरेंज और ग्रीन, यानी ये दोनों एक पोल पर जाएंगे और ये दोनों दूसरे पोल पर जाएंगे। किस में? मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है, अब मियोसिस सेकंड की एनाफेज में क्या होगा? ये एक पोल पर पहुंच गया तो ये एक सेल बन गई, ये एक पोल पर पहुंचे तो एक सेल ये बन गई। फिर तो आपको मालूम है कि मियोसिस सेकंड की एनाफेज यानी कि एनाफेज सेकंड में ये क्रोमेटिड एक तरफ जाएगा, ये क्रोमेटिड एक तरफ जाएगा, ये एक तरफ जाएगा, एक तरफ। तो ये एक सेल में पहुंच गया, ये आ गया, ये एक सेल में पहुंच गया, ये आ गया, ये एक सेल में पहुंच गया, ये आ गया, ये एक सेल में पहुंच गया, ये गैमीट बन गए। इसके गैमीट देख रहे हैं, गैमीट जो बने, जो पेयर थे वही बने ना, ऑरेंज के साथ ग्रीन, येलो के साथ रेड, सेम चीज़ तो है। अब इसमें क्या दिखाया गया है? उल्टा, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड, ऑरेंज को रेड के साथ दिखा दिया गया और येलो को ग्रीन के साथ दिखा गया। प्रोसेस वही है, ये एनाफेज दिखाई सेम तरीके से। देखिए क्रोमोसोम पहले तो दोनों पोल पर जा रहे हैं, फिर जेस पे जा रहे हैं और फिर जर्म सेल्स बनी तो ऑरेंज रेड के साथ और ग्रीन के साथ येलो। बात तो वही है, बात समझे बेटा, बात को समझे, बात वही है। वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड ग्रीन। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस द टू क्रोमोसोम पेयर अलाइन एट द मेटाफेज इंडिपेंडेंटली। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट। यानी ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम पेयर जो हैं एक लाइन में आ सकते हैं मेटाफेज में और इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। बात तो समझो बेटा। तो ये बताया गया है क्रॉस, दोनों ही क्रॉसेस में गैमेट्स का, ये दोनों ही क्रॉसेस में गैमेट का फॉर्मेशन दिखाया गया है। ठीक है, अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि इसके बारे में मॉर्गन ने भी कुछ बताया था। देखिए नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ है। सटन एंड बॉवेरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। सटन और बॉवेरी ने क्या बताया, ये समझिए जरा। सटन और बॉवेरी ने क्या कहा? सटन और बॉवेरी ने कहा कि जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सटन और बॉवेरी ने कहा कि जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन्स हैं वो भी तो अलग होते हैं। क्रोमोसोम जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इन क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो भी तो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, यानी कि एलील्स सेपरेट हो रहे हैं। ये सटन और बॉवेरी ने कहा था कि क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो फिर फैक्टर्स भी सेपरेट होंगे, फैक्टर्स यानी जीन्स भी सेपरेट होंगे। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी सटन ने क्या कहा? सटन ने, केवल सटन ने, बॉवेरी ने नहीं, सटन ने। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। सटन ने ये सारा सेग्रीगेशन देखा कि किस तरीके से ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं, और अपनी इस नॉलेज को, सटन ने ये देखा कि इस तरीके से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और अपनी इस नॉलेज को उन्होंने मेंडल के प्रिंसिपल के साथ मिला दिया और क्या कह दिया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स lead to the discovery the basis of variation that sexual reproduction produce। सटन और बॉवेरी ने तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताया, फिर उसके बाद में मॉर्गन, वही मॉर्गन जिसके बारे में हम लोग अभी तक बात करते चले आए हैं, है ना, टी.एच. मॉर्गन ने इस सारी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करा। किसने? मॉर्गन ने इस पूरी थ्योरी को, सेग्रीगेट कैसे हो रहे हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं तो जीन्स भी तो सेग्रीगेट हो रहे हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो जीन्स भी तो सेपरेट हो रहे हैं। इस थ्योरी को पूरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया, और उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किस पर किया? ड्रोसोफिला पर किया। क्रोमोसोम होता है, क्वेश्चन आता है कि उन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों यूज़ करा, तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यही लिखा हुआ है ना, मॉर्गन वर्क विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडी। मॉर्गन ने, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा, और उसके लिए उन्होंने क्या चीज़ को यूज़ करा? फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को क्यों यूज़ करा? क्योंकि
दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। लैब में इजीली इनको ग्रो किया जा सकता है फ्रूट फ्लाई को। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक्स, 2 वीक की लाइफ साइकिल होती है। पहले भी बताया मैंने, ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, 2 हफ्ते की लाइफ साइकिल होती है बस। एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। और एक बार मेटिंग करने से, मतलब एक बार के फर्टिलाइजेशन से बहुत सारी मक्खियाँ बन जाती हैं। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्सेस मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल को, ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल को ईजीली पहचाना जा सकता है, बहुत ईजीली पहचान सकते हैं कि मेल कौन सा, फीमेल। ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। और इसमें बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं। फ्रूट फ्लाई जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, येलो बॉडी, ब्राउन बॉडी, रेड आई, वाइट आई, ग्रे बॉडी, बताया आपको पहले मैंने, और हम पढ़ेंगे इसके बारे में और ना। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, मेल फीमेल को इजीली पहचान सकता है। देखिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर मेल, ये मेल है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। और फीमेल में थोड़ा सा और होता है, ओवी डिपोजिटर और होता है ना, वो तो मेल छोटा और फीमेल बड़ी, इजीली पहचान सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा और एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि आगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैं आपको एनसीईआरटी से ये जरा पढ़ाऊँगी, ये आपको मैं रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, बस एनसीईआरटी से ये शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको एक बार बता दूँगी। फिर हम लोग इसके बाद अब म्यूटेशन को स्टार्ट करेंगे, तो इसको पढ़िएगा थोड़ा सा, इसके क्वेश्चन लगाइएगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, म्यूटेशंस।